चलिए, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। एक बार फिर से मैं प्रभात दुबे आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आपको पता है संडे है सर, और संडे प्रैक्टिस डे होता है, आपको पता ही होगा बच्चे, है ना। तो पॉलिटी का हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। हमने 2 प्रीवियस बच्चे वीडियोस डाली थी प्रैक्टिस सेट की, करीब हमने 60 क्वेश्चन कर लिया है अब तक, है ना बच्चे। फर्स्ट वीडियो में हमने करीब 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और सेकंड वीडियो में हमने करीब बच्चे 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। और आज भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आओ शुरू करा जाए, है ना बच्चे। और उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो बच्चे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चे भी पहुंच जाए, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि सारे लोग मुझे दिखो भाई, ठीक है। एनटीपीसी आसान काम नहीं है बच्चे, एनटीपीसी को निकालना है, लक्ष्य होना चाहिए आपका। करंट्स भी आपको मिलने लगा है, और ज्योग्राफी में जो दिक्कत आ रही थी मंडे से वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको 3 क्लास मिलने लगेगी बच्चे, एक तो करंट्स की मिलेगी, एक पॉलिटी मिलेगी, एक ज्योग्राफी मिल जाएगी। और भी जो हमसे हो सक रहा है बच्चे, मैं मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलो सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है। सारे बच्चे उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे हैं। तो चलो सॉल्व किया जाए क्वेश्चन बेटा। 61 क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने कहा था ये 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा बेटा, तो उसी में हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे, स्क्रीन पर आपके है 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे, देखिए और पढ़िए। और बहुत ही इजी भी लग रहे हैं, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एकदम आराम से पढ़कर सोच समझ कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, 61 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? पहला है बच्चे गृह मंत्री, दूसरा है विदेश मंत्री, तीसरा है महान्यायवादी, और चौथा है रेल मंत्री। चौथा है बच्चे रेल मंत्री। क्लियर हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर दीजिए, बहुत तेज दीजिएगा बच्चे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। पहला क्वेश्चन है बच्चे कि मंत्रिमंडल का इसमें सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो पूरा रिवीजन कर लेते हैं बच्चे। अगर पूछा जाए कि सर मंत्रिमंडल यहां पर पूछा है, तो मैंने कहा था मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल में होते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल से मंत्रिपरिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के अधीन होते हैं राज्य मंत्री, और कुछ होते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। कुछ होते हैं बेटा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। क्लियर हो जाएगा? और आपको पता है सर ये तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। और सिर्फ बच्चे अगर हम कैबिनेट की बात किया जाए, तो कैबिनेट का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल। उसे हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। हमने कहा था कि मंत्रिपरिषद का भी प्रधानमंत्री होता है, और बच्चे मंत्रिमंडल का भी पदेन अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और मंत्रिमंडल में बच्चे सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ क्या होते हैं? कैबिनेट। इसीलिए सर ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है बच्चे, यानी मंत्रिपरिषद बड़ी होती है किससे? मंत्रिमंडल से। अब मंत्रिमंडल में बच्चे आपको भी पता है सबसे बड़ा मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, रेलवे मंत्रालय होता है बच्चे, है ना, शिक्षा मंत्रालय होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चे कौन से मंडल में? मंत्रिमंडल में। और एक आर्टिकल होता है 76। आर्टिकल 76 में हमने कहा था कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम महान्यायवादी होता है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं बच्चे। कौन से आर्टिकल में इसको पार मिला है? 76 में है बच्चे। तो आप बताओ, जो महान्यायवादी होता है क्या वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? नहीं होता। लेकिन याद रखना, यह भारत देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ये बच्चे सदन की यानी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बैठक में शामिल हो सकता है, लेकिन बच्चे ये सदन को संबोधित भी कर सकता है, लेकिन ये बच्चे मत देने के अधिकार से वंचित किया जाता है, ये मत नहीं दे सकता बच्चे। महान्यायवादी को अगर विधेयक पर मतदान का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए, तो आपको पता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधिक अधिकारी होने के कारण इसे पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है। भारत देश के सारे केसेस कौन लड़ता है? महान्यायवादी। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन हो
जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि महान्यायवादी सर मंत्रिपरिषद का सदस्य, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है? 76 में है। क्लियर हुआ बच्चे? सारे बच्चों का सही हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 62 लाइक शेयर जरूर करते रहो बच्चे, सारे बच्चों तक वीडियो पहुंचाओ इसको। ठीक है, शेयर भी करते रहिए आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है विधानसभा सदस्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? विधानसभा सदस्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? कौन सी योग्यता आवश्यक है? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताइए। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम विधानसभा की यहीं पर भी बात कर लें और अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और इसे लोकसभा कहते हैं। ठीक है बेटा, और आपको पता है दोनों का सदस्य बनने की उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर जो आपका बच्चे ऑप्शन सी है एकदम सही है। ठीक है बच्चे, और आपको मैंने बताया था बच्चे कि यही यहाँ का जो नेता होता है वो सीएम होता है और यहाँ का नेता आपको पता है पीएम होता है बच्चे। ठीक है, इसे भी जनता का सदन कहते हैं, इसे भी जनता का सदन कहते हैं। ये भी डायरेक्ट भाग लेती है जनता, यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन में भाग लेती है जनता बच्चे। ठीक है, और आपको पता है सर चुनाव लड़ने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं, लेकिन बच्चे क्वालिफिकेशन में 25 वर्ष पूरा होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का क्या होना चाहिए भाई? नागरिक होना चाहिए। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, यस सर। जन्मजात हो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। दूसरा बच्चे जहां से चुनाव लड़ रहा हो वहां राज्य मतदाता सूची में उसका नाम में होना चाहिए, राज्य मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। और आपको पता है ना सर मतदान देने का अधिकार हमारा कितने वर्ष का होता है? मतदान देने का अधिकार हमारा कितने वर्ष का होता है? तो आप बोलोगे सर 18 वर्ष पर है। अगर मैं पूछूं कि पहले कितना वर्ष था तो आप बोलोगे सर 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेटा 1989 द्वारा 21 वर्ष से उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहां पर बच्चे कहा गया है कि विधानसभा लोकसभा सारे सदस्य बनने के लिए बेटा है ना, लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करेंगे और विधान परिषद की बात करेंगे तो यहां पर 25 से 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 30 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पर भारत का नागरिक हो सही है, राज्य मतदाता सूची में नाम हो ये भी सही है, 25 वर्ष की आयु पूरी हो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा 62 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 63 देखिए, जल्दी से देखिए और जल्दी आंसर दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से देखिए और बहुत जल्दी भाई आंसर दीजिए। शेयर भी करते रहो, बच्चों तक पहुंचाते रहो सारे बच्चे। बच्चे यहां पर 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यहां पर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर यूपीएससी की बात की गई है बच्चे, यूपीएससी की बात की गई है। और आपको पता है सर यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक संस्था है।
क्या है बच्चे, संवैधानिक संस्था है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है बच्चे, मुख्य न्यायाधीश है, उपराष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। आपको पता है सर, प्रधानमंत्री तो किसी की नियुक्ति करता ही नहीं है, उपराष्ट्रपति भी किसी की नियुक्ति नहीं करता, मुख्य न्यायाधीश भी किसी की नियुक्ति नहीं करता है। तो यहां पर जो 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष होंगे और जितने भी सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति यानी अपॉइंट कौन करेगा, जल्दी से बताओ, राष्ट्रपति करेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट, नन ऑफ दीज। मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं नाम। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चे नॉट। और आपको पता है सर, अपॉइंटमेंट भी बच्चे कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तो हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति ही हटाता है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब रिमूव करना होगा इनके अध्यक्ष और सदस्यों को, किसे, राष्ट्रपति को, तो यहां पर आप सारे बच्चे बताओगे कि राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा, यानी कौन व्यक्ति राष्ट्रपति से कहेगा कि उत्तर प्रदेश नहीं बच्चे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दो। ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे। कौन व्यक्ति सिफारिश करेगा तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पढ़ाया था कि कितने लोग राष्ट्रपति के प्लेजर में काम कर रहे हैं और कितने लोग बच्चे प्लेजर में काम नहीं कर रहे। सब सीट मैंने बनवा दिया, ये आप पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखो। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए जल्दी से। स्पीड बढ़ी होनी चाहिए आप लोगों की भाई, और शेयर तो जरूर कर दो, लाइक भी कर दिया करो, अच्छा लग रहा हो तो। जल्दी करिएगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है या ऐसा पद है बेटा जिस पद पर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त नहीं करता है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा इसमें व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अब ध्यान से सुनो बच्चे, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो आप तुरंत बताओगे सर कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहां पर है बच्चे राज्यों के राज्यपाल, तो आपको पता है सही है भाई, राज्यों के राज्यपाल किसके प्लेजर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्लेजर में। और राज्यपाल की नियुक्ति में सलाह कौन से बच्चे प्राप्त करता है, तो आप बोलोगे भारत सरकार से लेता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आपको मैंने कहा था कि सारी नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। अब एक चीज बताओ यार, क्या उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति होती है, जल्दी बोलो। नहीं होती है सर, नो, क्लियर। और आपको पता है राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है। अब यहां इलेक्शन भी मैं पढ़ा चुका हूं कि कौन सा प्रणाली से होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। और इसमें भाग लेते हैं एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ राज्यसभा, क्लियर हो जाएगा। और साथ में जितने भी नॉमिनेट सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी बच्चे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि उपराष्ट्रपति की बच्चे नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन यहां पर सी ऑप्शन होगा, ये गलत हो जाएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, किसकी, उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है सर अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी इनडायरेक्ट से होता है। और यहां भाग लेते हैं एमपी ऑफ, टोटल एमपी ऑफ लोकसभा, टोटल एमपी ऑफ राज्यसभा, यानी कि नॉमिनेट मेंबर भी इसमें भाग लेते हैं। क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ डन है ना, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। नेक्स्ट बेटा 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए।
65 नंबर क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे और जल्दी से आंसर करिए। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले पूर्व बच्चे निम्नलिखित में से कौन पदच्युत कर सकता है, यानी वह कौन सा व्यक्ति है इसमें जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटा सकता है। पहला है राष्ट्रपति। तो आपको भी पता है सर कि राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता, इतना ही रोल होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देता है, इस्तीफा देता है, तो वो किसको सौंपता है? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति को सौंपता है बेटा, ठीक है। और जब राष्ट्रपति ना हो तो उसके एक्टिंग बच्चे प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार किसका होता है? आपके उपराष्ट्रपति का होता है। तो बच्चे आपको पता है जब भाई ये इनकी नियुक्ति नहीं, निर्वाचन होता है तो मतलब ही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ त्यागपत्र में लोग है। महाभियोग द्वारा, तो आपको पता है महाभियोग सिर्फ किस पर चलाया जाता है? आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। तो यहां पर जो चौथा ऑप्शन है सर, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगर सही है तो फिर इसका आंसर क्या होगा सर? ये हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे। हमने कहा था कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और आपको पता है सर कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है। कौन से सभा में? राज्यसभा में। और राज्यसभा में बच्चे अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, अगर उपराष्ट्रपति को कार्यकाल के पहले से हटाना है तो सभापति बच्चे के विरुद्ध राज्यसभा में बिल लाना होगा। यानी सबसे पहले बच्चे उपराष्ट्रपति को हटाने का बिल कहां आना चाहिए? राज्यसभा में आना चाहिए। और ये जो बिल है बच्चे, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ये मैं पढ़ा चुका हूं। इफेक्टिव मेजॉरिटी से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। यानी प्रभावी विधेयक से या प्रभावी बहुमत से इसे बच्चे पास होना चाहिए। और मैं इफेक्टिव मेजॉरिटी भी बता चुका हूं कि टोटल, जैसे मान लो राज्यसभा में 245 हैं, 5 सीटें किसी कारणवश क्या है? रिक्त हैं, तो टोटल बच रही हैं 240। 240 में 120 सीट बच्चे और प्लस 121 लोगों का समर्थन इस बिल पर होना चाहिए। फिर बेटा राज्यसभा में पास होने के बाद, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा से जाएगा कहां? लोकसभा। और लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पास होना पड़ेगा, साधारण बहुमत से पास होना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल जो कितना वर्ष है? 5 वर्ष पहले ही हम हटा देंगे, 5 वर्ष पहले ही हम हटा देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बोलो 65 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे। सिक्सटी नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? सोच समझकर बताइएगा। राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है सर, राज्य का नीति निदेशक तत्व है, ये कौन से भाग में है? जल्दी से बोलो। भाग 4 में है। 36 से कहां तक है? 51 तक है। कहां से लिया गया है बेटा? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि यहां पर बच्चे जो आर्टिकल्स क्या कहते हैं, जो इसमें होगा ऑप्शन पहला देखो, आरटीआई की बात किया है सर, राइट टू इंफॉर्मेशन। और मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन आपको कहां पढ़ाया था?
राइट टू इंफॉर्मेशन हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था, आर्टिकल 19 में पढ़ाया था बच्चे, स्वतंत्रता, ठीक है। और वहां पर बच्चे वीडियो जरूर देखेगा। राइट टू नो है, राइट टू एजुकेशन है, हर निजता का अधिकार, ये सब मैंने, और 21 की भी बात किया था बच्चे, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में तो हमने आरटीआई कहीं बात की नहीं थी, तो यहां पर क्वेश्चन तो आपका आंसर सही हो गया कि बच्चे राज्य नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, सूचना का अधिकार। अब ये जो मद निषेध लिखा है सर, इसी को तो हम मादक द्रव्य कहते हैं। ये जो मग लिखा है बच्चे, इसी को हम मादक द्रव्य कहते हैं। आर्टिकल 47 याद आया। अब इसके दोनों आर्टिकल तुम बताओगे कि समान बच्चे काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सब मैंने आपको बच्चे किसमें पढ़ाया था, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में मैंने सब कुछ करा दिया है। तो आरटीआई को मैंने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था, राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखिए। सिक्सटी 67 नंबर देखिए, जल्दी से देखिएगा, सारे बच्चे जल्दी देखिए और आंसर करिए बहुत तेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है 67, केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जल्दी से बोलो बच्चे। जल्दी बताइएगा। चलिए, हमने कहा था बच्चे, ये जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका ऑप्शन तो सही हो गया भाई, राज्यसभा से तो लेना देना नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी बच्चे मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। और अगर बच्चे मंत्रिपरिषद का मतलब है सामूहिक, अगर हम सामूहिक मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बेटा मैं पढ़ाया हूं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर बच्चे यहां पर व्यक्तिगत मंत्री की बात कर लें, अगर हम व्यक्तिगत मंत्री की बात करें तो ये उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि नियुक्ति और रिमूव इनको करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनना, व्यक्तिगत मंत्रियों का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्तिगत मंत्रियों का कार्यकाल बच्चे प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। जब चाहेगा कैबिनेट में शामिल करेगा, यानी मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा, जब चाहेगा राष्ट्रपति से कहकर आपको हटवा देगा। लेकिन बच्चे मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है ये लोकसभा की बहुमत पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है, मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है ये लोकसभा की किस पर बेटा? बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक बहुमत मेजॉरिटी लोकसभा में रहेगी तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करेगा। और व्यक्तिगत मंत्रियों का कार्यकाल प्रधानमंत्री पर, लेकिन व्यक्तिगत मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। क्लियर हो जाएगा? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर पहला ऑप्शन था राज्यसभा के प्रति, नहीं मतलब है बेटा राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन अगर इसमें मैं व्यक्तिगत बात करता तो आप राष्ट्रपति लगाते, लेकिन हमने यहां पर डायरेक्ट पूरी की पूरी बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी देखिए बच्चे। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से।
68 नंबर होगा बच्चे, ये 68 होगा, ठीक है। 68 देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद 68 में देखिएगा बच्चे, अभी 69 नहीं आया है। 68 में देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है? भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है? प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है परंपरा पर, दूसरा है संसद द्वारा सृजित, तीसरा है संविधान द्वारा सृजित, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे कि जो प्रधानमंत्री का पद होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन होता है, यानी एक संवैधानिक पद होता है। कौन सा पद होता है? और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 75 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 75 नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति होगा। फिर ठीक है बच्चे, सारे लोगों का सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 69 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखकर बताइए। जल्दी से बताइएगा, भारत में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत, भारत में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत कहां से है बच्चे? यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइए आंसर। भारत में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत, भारत में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन का संविधान। तो आपको पता है सर, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। कौन सी प्रणाली बच्चे? संसदीय प्रणाली लिया था, ठीक है। और ब्रिटेन से हमने बच्चे नागरिकता लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? नागरिकता लिया है सर। जर्मनी से हमने क्या लिया था? तो जर्मनी से हमने आपातकाल उपबंध लिया था। आपातकाल उपबंध लिया था बच्चे। कहां से लिया था? जर्मनी से लिया था। लेकिन बच्चे आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल लिया और राष्ट्रपति शासन वाला उपबंध है। अगर यहीं पर बच्चे आपातकाल उपबंध में हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल सारे बच्चे जानते हो अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो यहां पर बच्चे फिर ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस का संविधान, यही आपका राइट आंसर है बेटा। यानी कि गणतंत्र प्रणाली का स्रोत कहां से है? फ्रांस से है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो हमने आपको बताया आयरलैंड से राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया है। राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया, ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए, 70 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। सेवेंटी नंबर आपका कहता है कि संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स में फेरबदल किया जा सकता है किसके बल पर या किसके द्वारा बच्चे? यानी केवल संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार में फेरबदल किया जा सकता है केवल बच्चे, ठीक है। तो चलिए पहला 2 क्वेश्चन तैयार करो। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? तो रिजल्ट होगा 3 में है। हम अपने अधिकारों के मैग्ना कार्टा या अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा हम कौन से भाग को कहते हैं? 3rd को कहते हैं बच्चे। और आपको पता है कितने प्रकार का अधिकार था? 6 था कि 7 था? तो बोलोगे 7। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है बच्चे? तो आप बोलोगे सर 6 है। कितना कम हो गया? तो आप बोलोगे 1 कम हो गया। 1 कौन कम हुआ? आरटीपी कम हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, चौथे संशोधन में हटा था ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और बच्चे ये 31 से खत्म हो गया और 19 के यफ से भी खत्म हो गया और ये पहुंच गया कहां? अब 300 का के ए में पहुंच गया बच्चे, ठीक है। इतना पॉइंट्स देखो पहले जल्दी से। और फंडामेंटल राइट्स आया कहां से था? तो आप बोलोगे सर अमेरिका से आया था।
कहां से आया? अमेरिका से आया। भाग 3 में है 7 था, वर्तमान में 6 है, 1 चला गया। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यहां पर भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो होगा मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। अब बच्चे ये एक विधिक अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार से हटकर, यानी कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, इतने पॉइंट्स देखिए। ठीक है, चलिए अब इसी में हमें क्वेश्चन क्या करना है कि मौलिक अधिकार का बच्चे अगर संरक्षक पूछा जाए, अगर मौलिक अधिकार का बच्चे संरक्षक पूछा जाए तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज बच्चे, मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स पर जो कानून है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका है? संसद का है। और हमने आपको पढ़ाया है बेटा कि अनुच्छेद 35 में संसद को फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें जो परिवर्तन होगा बच्चे, जो परिवर्तन होगा वो किसके द्वारा? भाई कानून के ही तहत तो परिवर्तन होगा। तो कानून बनाने का अधिकार किसका है? जल्दी से आप बोलो बच्चे। तो आप बोलोगे संसद द्वारा है सर। ठीक है, तो ये हमारा 670 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखिएगा जल्दी से, जल्दी से देखिए 71। ये कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ प्रस्तावित बच्चे? प्रस्तावित यानी कि बच्चे अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसका सबसे पहला बच्चे संकल्प कहाँ लाया जाएगा? आपको पता है किसी भी सदन में, अगर यहां पर ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन राष्ट्रपति के लिए पूछा होता तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी बच्चे सदन में लाया जा सकता है। फिर उसके बाद है लोकसभा। आपको पता है अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि उपराष्ट्रपति को अगर समय से पहले हटाना है तो उसके लिए जो बिल लाया जाएगा, संकल्प लाया जाएगा, वो सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा बेटा। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। यानी बच्चे आपका 71 का आंसर होगा सी। 71 का क्या होगा? सी। और बेटा संसद की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई बच्चे विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, और दोनों सदनों में मतभेद के कारण पड़ा हो बच्चे, पास ना हो पा रहा हो और उसकी वैलिडिटी 6 महीने से अधिक हो, तो संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, संयुक्त बैठक है बच्चे आर्टिकल 108 में, और संयुक्त बैठक बुलाता है तो राष्ट्रपति, बुलाने का काम राष्ट्रपति। लेकिन अगर अध्यक्षता की बात आएगी तो अध्यक्षता बच्चे संयुक्त बैठक की करता है स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है बच्चे। ठीक है, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखिए, 72 नंबर देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? यानी इनमें से वह कौन सा राज्य है जहां पर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई प्रावधान नहीं है? तो आपको पता है सर, पहला ऑप्शन है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी की जो कैपिटल होती है यार, कैपिटल तो आपको पता है ना पुडुचेरी में ही होती है। और एक क्वेश्चन बढ़ा लो सर, ये भारत का इकलौता राज्य है जो 3 राज्यों में फैला है। इकलौता राज्य जो 3 राज्यों में है। इसका माहे जो जिला है वो केरल में है, इसका एनम जो जिला है वो आंध्र प्रदेश में है, और इसका एक कराईकल है बच्चे,
कराईकल है और स्वयं पुडुचेरी बच्चे, ये दोनों क्षेत्र आपके तमिलनाडु में हैं। ये दोनों क्षेत्र आपके कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। अब पुडुचेरी की बच्चे राज्यपाल का नाम मैंने बताया, उपराज्यपाल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है आप बताओ बच्चे जल्दी से, उपराज्यपाल कौन है? और बच्चे 1991 में यहाँ पर विधानसभा बनाई गई थी। जब पुडुचेरी में विधानसभा बनाई गई थी उसी समय दिल्ली में भी बनाई गई थी बच्चे, ठीक है। कौन? दिल्ली में है बच्चे, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल बेटा, ठीक है। और आप बताओगे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बनाओगे। फिर इसमें अगला जो ऑप्शन है बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है बच्चे, आपको पता है, योगी आदित्यनाथ। और एक बचता है लक्षद्वीप। क्या लक्षद्वीप में विधान सभा है? तो आप बोलोगे सर नहीं है, ये एक केंद्र शासित राज्य है। ये एक क्या है? केंद्र शासित राज्य। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बच्चे, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखिए जल्दी से, 73 देखिएगा। देखिए, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था, दूसरा ऑप्शन है संसदीय नियमों द्वारा जोड़ा गया, तीसरा ऑप्शन है 1976 में जोड़ा गया, चौथा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है बच्चे, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। और ये भाग 4 में है, और भाग 4 में कहां? का में है। अगर हम 51 पूछे बच्चे तो 51 के का में है। मूल कर्तव्य किसके कहने पर शामिल हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। इन्होंने सिफारिश कितना किया था? 8। शामिल कितना हुआ था? 10। और वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। और आपको पता है सर, जब इसका संशोधन हुआ था तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन में तो बेटा संपत्ति के अधिकार को हमने विधिक अधिकार बनाया था। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बेटा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की थी, रूस से हमने लिया था, 4 का में शामिल किया, 51 का में शामिल किया आर्टिकल में। और बच्चे इन्होंने सिफारिश 8 की थी, शामिल 10 हुआ था, लेकिन 2002 के बाद इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11। और अभी वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखिए जल्दी से। ये कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो आपको पता है बच्चे अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और अगर 76 की बात किया जाए तो महान्यायवादी की बात किया जाता है बच्चे। किसकी बात किया जाता है? महान्यायवादी की बात किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, आर्टिकल 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखिए, कितना मिनट हो? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से बच्चे असत्य है, यानी कि गलत है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है बच्चे।
पहला ऑप्शन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप सारे लोग अपनी अपनी पावर दिखा लो, फिर हम बताते हैं बच्चे। सारे बच्चे अपनी ताकत लगाओ, इसको सही करो। और जितने लोग बच्चे सही करोगे मैं सबका नाम देखकर बोलूंगा कि बड़े स्मार्ट स्टूडेंट हो, बाकी तो सब गधे हो। सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चे। एनटीपीसी में आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक बात याद रखना, और अगर गलत हो जाएंगे तो बहुत पछताओगे बच्चे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आ गया होगा। पहला ऑप्शन है बच्चे, भारत में संविधान सर्वोच्च है। यस सर, हमने आपको कई बार कहा है बच्चे, जो भारत देश में सर्वोच्च व्यक्ति है उसी का तो नाम संविधान है। चाहे वो भारत देश का राष्ट्रपति हो और चाहे भारत देश का वो आम पति हो, जर्नल पति हो बच्चे, जर्नल हस्बैंड हो, इन सारे लोगों को संविधान के अधीन रखा गया। एक बात याद रखना, यानी अगर राष्ट्रपति भी बच्चे संविधान का अतिक्रमण करता है तो बच्चे आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग इम्पीचमेंट दायर होगा। और अगर आम व्यक्ति भी बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो उसकी नागरिकता को भी अंत करने का प्रावधान किया गया है। भाई अब आप सोचो, हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे अगर संविधान का अतिक्रमण करोगे। तो अब तो पता चल गया कि संविधान भारत में सर्वोच्च है। दूसरा है, विधि का शासन मान है। यस सर, हमारे यहाँ कानून संसद बनाता है और उस सभी को आपको मानना क्या है? अनिवार्य है। क्या भारत देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है? यस सर, भारत देश की स्वतंत्र न्यायपालिका है। आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दो और स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका हमारी कार्य करेगी। यानी कि कार्यपालिका किसी भी न्यायपालिका के कार्य में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यह राज्य का नीति निदेशक तत्व का आर्टिकल 50 कहता है, यह भी मैंने आपको पढ़ाया। फिर है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। अरे बच्चे बताओ जल्दी से, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है सर, पंथ निरपेक्ष है। यानी भारत देश का कोई पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है। सर्वे धर्मा, सभी धर्म क्या है? एक समान है। क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है सर, 42वें संविधान संशोधन के दौरान ये आया, ये भी मैंने बताया था। और सर्वे धर्म है बच्चे, पंथ निरपेक्ष। लेकिन अगर मैं कहूं कि राज्य में धर्म को क्या माना गया है? राज्य में धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना गया है, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट माना गया। आप चाहो जिस भी धर्म को स्वीकार करना चाहते हो बेटा स्वीकार कर लो, लेकिन राज्य बच्चे और केंद्र या अन्य कोई व्यक्ति आपका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। आपके 75 क्वेश्चन बच्चे रेडी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 76। सारे बच्चे पढ़िए। सेवेंटी 76 क्या कहता है बच्चे? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई बच्चे, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई, किसके आदेश पर हुआ? तो हम कहे थे बच्चे एक दिन कि आयोग सारी मैं पढ़ाऊंगा, तो इसमें अभी जो ऑप्शन है बच्चे वो सही कर लो, राष्ट्रपति के आदेश पर। किसके आदेश पर बेटा? राष्ट्रपति के आदेश पर बच्चे। और राष्ट्रीय महिला आयोग मैंने लिखा था कि ये सब अपनी रिपोर्ट सीधा भारत सरकार को देती हैं, अपनी रिपोर्ट सीधा भारत सरकार को दी। तो 76 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा राष्ट्रपति के आदेश पर। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 77 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 77, संविधान के व्याख्याकार, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? संविधान को बच्चे डिस्क्राइब करने वाला और उसका संरक्षक बच्चे यानी पिता, फादर कौन है? तो आप बोलोगे बच्चे, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है महाधिवक्ता और चौथा है संसद। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, टिक करो। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? अभी मैंने बच्चे कुछ देर पहले लिखा था
कि बच्चे हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को होता है। कौन सी पालिका को? न्यायपालिका को होता है बच्चे। और न्यायपालिका ही तो बच्चे हमारे संविधान का संरक्षण करती है। भाई कानून का दुरुपयोग ना हो इसीलिए तो न्यायपालिका है, इसीलिए तो बच्चे हमारी न्यायपालिका है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा 77 का वो बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर संविधान में कोई नए पॉइंट्स जोड़ने हैं यानी संविधान संशोधन करना है तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 कहां से आया? अफ्रीका से आया। और बच्चे ये जो संशोधन होगा वो कहां होगा? संसद भवन में होगा। यानी कहां होगा? संसद में। नेक्स्ट 78, जल्दी देखिएगा। नेक्स्ट 78, देखिए जल्दी से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। पहला है इसमें देखिए बच्चे बहुदल का शासन। तो बच्चे कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो, ध्यान से दे, पहला ऑप्शन सही है बेटा। अगर मान लो बच्चे एक ही पार्टी का फुल मेजॉरिटी आ गया यानी टोटल लोकसभा सीटों का 1/50 प्लस 1 सीट ज्यादा मिल गई, सिंगल पार्टी को मिल गई तो बहुमत दल हो जाएगा। और अगर बच्चे मान लो पूर्णतः उनको 1/50 सीटें प्लस 1 नहीं हासिल होती हैं तो बच्चे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से समर्थन लेकर आते हैं। तो जब एक दूसरे से समर्थन लेंगे बेटा तो दो दल से अगर अधिक दल हो गया तो बहुदल का शासन कहेंगे। तो कई लोग मिलकर बच्चे चलाते हैं सरकार। दूसरा ऑप्शन है दोहरी शासनात्मक व्यवस्था है। यस सर, केंद्र अलग काम करता है और राज्य अलग काम करता है बेटा। इसी को हमने तो द्वैध शासन भी बताया था डायरकी। शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के पास है। यस सर, संघीय शासन व्यवस्था का तो सारा पावर राष्ट्रपति में है बट उसका वास्तविक प्रयोग यानी वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है बेटा राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन। और आपको पता है राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं तो संघ की बात कर रहा हूं, और संघ की बात करूंगा तो संसद की बात करूंगा, और संसद में निचला सदन है लोकसभा। और आपको पता है सर कि लोकसभा तो भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन राज्यसभा के कंपैरिजन में पूछते तो लोग बच्चे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यही तो इकलौता सदन है जो 1952 से यानी 1952 से लगातार चल रहा है आज तक, कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बेटा। संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है यानी राष्ट्रपति निचले सदन को डिसॉल्व कर सकता है बच्चे, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 79 देखिए जल्दी से। 79 देखिएगा जल्दी से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? नहीं, करा गया। निम्नलिखित में से बच्चे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद पर बना रह सकता है? जल्दी से बताओ। मैंने ये पढ़ाया है कि किन किन लोगों को राष्ट्रपति संसद की सलाह पर हटाता है, किन किन लोगों को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर हटाता है, और किन किन लोगों को बच्चे केंद्र सरकार की सलाह पर हटा देता है। और इसमें प्लेजर की बात की है मैंने, प्रसाद प्रियत की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए
संसद में प्रक्रिया है भाई, बिल लाना पड़ेगा तब राष्ट्रपति हटाएगा, तो गलत हो गया। लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो लोकसभा में बिल लाना होगा, यह भी गलत है। निर्वाचन आयुक्त यानी कि बच्चे इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो इसे भी बच्चे संसद कहेगी तब हटाएंगे। लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करें, हम गवर्नर की बात करें, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और बच्चे वो केंद्र सरकार की सलाह पर कभी भी उसे पद से हटा सकता है। यहां पर कोई संसदीय बिल प्रक्रिया या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा 79 का, वो बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, 80 नंबर देखिएगा। 80 नंबर ये कहता है कि निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। निम्न में से एसएससी में आया है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बच्चे राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो भाई राज्यपाल का काम सीधा राष्ट्रपति से होता है। अभी मैंने प्रीवियस बच्चे क्वेश्चन में क्या बताया कि भाई राज्यपाल राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है तो वही तो उन्हें पद से हटाएगा, और राज्यपाल जब पद से हट गया तो राज्यपाल का कार्यालय क्या हो गया, खाली हो गया बच्चे। उन्हें अपना तुरंत बच्चे विधान, वो जो भी बच्चे उनको कमरे मिले रहते हैं उसे राज्यपाल यानी गवर्नर हाउस को खाली करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 80 नंबर का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज, हमने बच्चे वहां पर बताया था इलेक्टोरल, है ना, पढ़ाया है पूरा, चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता, ठीक है। यानी चुनाव में भाग लेता है लेकिन बच्चे महाभियोग में या उसे जब हटाया जाए तो उसमें भाग नहीं लेता है। ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों। ठीक है, तो आपको पता है सर कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, तो लोकसभा भी भाग लेती है बच्चे और राज्यसभा भी भाग लेती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी भाग लेती है, यानी विधानसभा भी भाग लेती है। लेकिन बच्चे जब राष्ट्रपति को हटाना होगा और महाभियोग लगाया जाएगा तो सिर्फ ये दोनों लोग भाग लेंगे, यानी कि यहाँ पर लोकसभा या विधानसभा भाग नहीं लेती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एक बच्चे, वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आप बोलोगे सी ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। अगला बच्चे 82 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखिए बच्चे, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दिया था, जल्दी से बताओ बच्चे। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंत, कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। मूल अधिकार शामिल करना, तो आपको पता है मूल अधिकार तो हमारे बच्चे मूल संविधान का ही हिस्सा था, हमने बाद में तो कोई काम किया नहीं बच्चे। पंचायती राज में सुधार, तो पंचायती राज के सुधार के लिए 5 समितियां आई थी बच्चे, अशोक मेहता आई थी, पीके थुंगन समितियां आई थी बच्चे, ये सब मैं आपको पंचायती राज में पढ़ाऊंगा। और आपको पता है स्वर्ण सिंह का सीधा संबंध मूल कर्तव्य से है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात इन्होंने की थी बच्चे, ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बेटा, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट बेटा 83 देखिए जल्दी से।
भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्न मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी वह कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि बच्चे अल्पसंख्यकों का कोई संस्थान है और उन संस्थानों के बारे में जानकारी आप आरटीआई के तहत प्राप्त नहीं कर सकते हो बच्चे, यानी उनको आरटीआई के बाहर से रखा गया। जैसे अभी प्रधानमंत्री बच्चे केयर फंड भी है, ठीक है, पुलवामा कांड हुआ था उसको भी आरटीआई से अलग रखा गया। आर्टिकल 16 ये कहता है लोक अवसरों में समानता, यानी आप वैकेंसीज के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर सकते हो बच्चे, तो कोई मतलब नहीं आर्टिकल 16। आर्टिकल 29 क्या कहता है बच्चे, आपको पता है आर्टिकल 29 कॉलेज की बात करता है, यानी 25, 26, 27, 28, और आर्टिकल 29 बच्चे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। और 29 ये कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं ये अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को, लिपियों को सुरक्षित कर सकते हैं, पूर्णतः बचाने के लिए स्वतंत्र हैं। और आर्टिकल जो 30 है बेटा, आर्टिकल जो बच्चे क्या है 30 का फर्स्ट है, आर्टिकल 30 फर्स्ट के ही तहत तो बच्चे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, और इसको बच्चे आरटीआई से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है बच्चे। इसके बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते। ये स्पेशली यहाँ पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज की बात की गई है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, जिसका पॉपुलेशन 50% से कम हो टोटल पॉपुलेशन का, वो सारे अल्पसंख्यक में आएंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 30 का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चे। और आपको पता है सर 19 6 प्रकार की मूल स्वतंत्रताएं देता है, 19 6 प्रकार की मूल स्वतंत्रताएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84, जल्दी से देखिए बच्चे 84। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है। ये 3 नाम मैंने लिखे हैं और बच्चे चौथा ऑप्शन ए और बी है। जल्दी से बताओ कौन सा होगा, कितनी 3 स्थितियों में बच्चे कौन कौन सी स्थिति इसमें शामिल है। नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। हमने कहा था या तो वाह आक्रमण हो जाए, याद रहेगा, यानी बाहरी बच्चे आक्रमण हो जाए, या तो किसी से युद्ध हो जाए, वार हो जाए, या तो बच्चे आंतरिक कलह हो जाए। क्या हो जाए, और आंतरिक कलह का नया नाम क्या हो चुका है, सशस्त्र विद्रोह हो चुका है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक कलह से सशस्त्र विद्रोह कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यहाँ पर हथियार की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर हथियार की बात की गई है, ये मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर अब बच्चे इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको पता है ये ऑप्शन है वाह आक्रमण सही है, और सेकंड ऑप्शन है बच्चे सशस्त्र विद्रोह, यानी यहां पर ये भी सही हो जाएगा और बी पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आंतरिक कलह अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। अगर यहां तीनों होता तब भी गलत हो जाता बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहां तीसरा तो है युद्ध, वार की बात की है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 ये कहता है कि संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया। यानी ये सारी चीजें बच्चे, वह कौन सा इसमें से बच्चे ऑप्शन होगा जिसमें सब कुछ समाहित हो, तो नेहरू रिपोर्ट। अब आपको पता है सर नेहरू रिपोर्ट आई थी बच्चे 1928 में, इसे हमने संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था, संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था बच्चे, ठीक है। और इसे तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। मैंने वीडियो में पढ़ाया था कि बच्चे जो नेहरू रिपोर्ट थी इस पर सिग्नेचर नहीं किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट बच्चे क्या हो गई थी, आपको पता, सफल हो गई थी। लॉर्ड वर्कनहेड,
के समक्ष लाना था बेटा, ठीक है। तो संविधान का ब्लूप्रिंट ही हम नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं, इसमें तो कोई संघीय संरचना थी नहीं बेटा। अगला है स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें तो हमने फ्रीडम लिया था बच्चे, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बच्चे। अधिनियम 1919, हमने वहां पर प्रांतीय स्वतंत्रता नहीं, द्वैध शासन की बात की थी प्रांतों में। और 1935 अधिनियम, यही सबसे बेस्ट आंसर होगा बच्चे। संघीय यानी हमने आपको पढ़ा चुके हैं बच्चे कि देशी रियासत, इन सभी को मिलाकर ब्रिटिश प्रांतों को और कमिश्नरी क्षेत्र को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना है। प्रांतों को अलग कर दिया गया, 3 सूचियां बनाई गई थी, चुनाव संपन्न कराए गए थे, और जब 3 शक्तियों का बंटवारा हो गया तो केंद्र अलग हो गया और राज्य अलग, यानी कि बच्चे द्वैध शासन केंद्र में लागू हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखिएगा। 86 में है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? संशोधन का है बच्चे, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? स्पेन से तो हमने कुछ लिया ही नहीं, इटली से भी हमने कुछ लिया ही नहीं है, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, और लास्ट बच रहा है डी ऑप्शन, दक्षिणी अफ्रीका। यही आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। संविधान में संशोधन हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया है, और अनुच्छेद कौन सा होगा? 368 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 86 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट है बच्चे, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित का आधार था। यानी आपको पता है भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार किस आधार पर लगा था, दूसरी बार और तीसरी बार। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या हमारे यहाँ कभी बच्चे अर्थव्यवस्था पर लगाया गया है? तो आप बोलोगे नहीं सर। बाहरी आक्रमण, चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, तो लगाया गया था। युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1971 में, लगाया गया था। लेकिन क्वेश्चन तो तीसरी बार की बात कर रहा है, यानी फखरुद्दीन अली अहमद की बात कर रहा है। तो वहां पर जब हुआ था, इंदिरा गांधी ने आंतरिक कलह को माना। कहा बच्चे? आंतरिक विद्रोह था। क्या था? आंतरिक विद्रोह। कब लगा? 1975। इंदिरा गांधी थी बच्चे और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन सा है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बच्चे गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए और जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, यानी उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी होगी? आप बताओ बच्चे। सारी रिटें तो पढ़ा चुका हूं आपको। अब व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है यार, किसकी गिरफ्तारी हुई है? व्यक्ति की। और व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ एक रिट होती है, सिर्फ एक रिट होती है बच्चे, और उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ सारे बच्चे, उसका नाम क्या है? फिर मैं लिखूं। वो कौन सी रिट है बच्चे? जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार जो करता है उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इस रिट का नाम है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कार्पस। और मैंने कहा था इकलौती रिट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, और ये बच्चे पुलिस के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध? पुलिस के विरुद्ध जारी की जाती है बच्चे, ठीक है। निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में इस रिट को जारी किया जाता है बेटा, ठीक है। और ये जो पुलिस गिरफ्तार करेगा गलत तरीके से, तो फिर इस पुलिस के विरुद्ध रिट जारी होगी कि बंदी को मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए ताकि मैं उसकी वैधता और अवैधता की जांच कर सकूं बच्चे, ठीक है। तो आपको रिट भी बता दिया। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 89 नंबर क्वेश्चन देखिए।
89 है, नागरिक समता का आशय है, नागरिक समानता का आशय होता है बच्चे। ठीक है, पहला है धन का समान वितरण, कानून के समक्ष समता और अवसर की समता। तो देखो बच्चे बी ऑप्शन देखो, कानून के समक्ष समता सभी लोगों की होती है, लेकिन आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया था बच्चे, कुछ कमजोर लोग भी होते हैं और जो कानून के विरुद्ध कार्य करेगा तब हम थोड़ी ना उसे बच्चे छोड़ देंगे, तब तो कार्रवाई करेंगे। धन का समान वितरण ये भी है बच्चे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, भाई हम अवसर देंगे तभी तो धन का समान वितरण होगा, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट हो जाएगा वो होगा अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता बात करेंगे बच्चे, तभी तो आपको धन वितरण हो पाएगा। भाई सबको मौका दिया जाए, जो जिस काबिल है उस काबिल से बच्चे कार्य करेगा। नेक्स्ट बेटा 90 नंबर, नेक्स्ट 90 नंबर, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा कोई नहीं, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती बच्चे। अभी मैंने थोड़ी देर ही पहले बोला था, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चे राज्य में होती है विधान परिषद, तो विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है किसको? विधान परिषद को बेटा। ठीक है, बिल के तहत समाप्त हो जाएगा। बच्चे करंट में है, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं ना सर, आंध्र प्रदेश में भी है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर निकल गया, केंद्र शासित हो गया, तो बच्चे विधान परिषद आंध्र प्रदेश में बच्चे विधान परिषद ने पास कर दिया। विधान परिषद को बच्चे हटाने के लिए आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पास कर दिया है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन विधान परिषद को भी कभी भंग नहीं किया जा सकता और राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, शिक्षा का विषय 91 देखिएगा बच्चे, शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय है। तो जो एजुकेशन होता है सर, ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। मान लो बच्चे इस पर शिक्षा पर कोई कानून बना दिया, किसने? राज्य ने, और ये बात किसको अच्छी नहीं लगी तो केंद्र इस पर नया कानून बनाकर राज्य द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है। यानी यहां पर भी पावर केंद्र को ही दी गई है। तो बच्चे आपको पता है समवर्ती में है, और समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और ये तीनों सूचियां बनाई थी 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, जल्दी से देखिएगा। हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपका रिजल्ट होगा सर, हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आपको पता है राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं, तो नॉट लगा लो, नन ऑफ दीज। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है बच्चे, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखिएगा जल्दी से। जल्दी देखिएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है बच्चे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है?
पहला ऑप्शन है बेटा केंद्रीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। दूसरा है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन है एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। बेटा बी और सी ऑप्शन बहुत खतरनाक है, बी और सी ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है। ए ऑप्शन तो सही है आपका भाई, आपातकाल लगेगा तो हमने कहा था कि आपातकाल जो राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है 1 महीने के अंदर संसद को चलाकर उस आपातकाल को पास करके बच्चे कितने महीने करना होगा। तो यहां पर तो डन है सर, संयुक्त बैठक होगी। और बच्चे यहां पर सेकंड ऑप्शन कहता है विधेयक पारित, नहीं बच्चे विधेयक तो पास होना चाहिए, और जब पास हो जाता है तो उसी को तो हम अनुमोदन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। तो यहां पर जब एक बच्चे सदन में कोई विधेयक पास हो जाएगा और दूसरे सदन में जाएगा, तब इसे अगर कोई दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, तब बच्चे 6 महीने बीत जाए, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा और सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। पारित किया गया है बच्चे, पास नहीं किया गया बी वाले में, लेकिन सी वाले में अनुमोदित हो चुका है। एक ने पास कर दिया लेकिन दूसरे ने किसी कारणवश रोक लिया, ठीक। और 6 महीने जब पुराना हो जाएगा बिल तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब राज्य में मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, तो जब त्याग पत्र दे देगा तो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे तो कोई बात भी होती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, कोई लेना देना नहीं है, किसी को कार्यकारी राज्यपाल बनाया जाएगा। चुनाव की घोषणा कर दी जाए तो आपको पता है सर आम चुनाव हो जाता है। राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके, और हमने इसको पढ़ाया है, राष्ट्रपति शासन वाला वीडियो देखिएगा। तो यहां पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 94 का वो डी हो जाएगा। जब राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तभी बच्चे आपको पता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे वहां पर, याद रहेगा। चलो 94 भी हो गया। 95 नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए जल्दी से, जल्दी देखिएगा बच्चे, 100 पूरा हो जाए आज। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति भी करेगा। अब बताओ इसे जब पद से हटाया जाएगा तो कौन आदेश देगा राष्ट्रपति को, बताओ बच्चे कौन आदेश देगा राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय। कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय। जाना प्रीवियस वीडियो में देखना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 भारत में राजनैतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, भारत में राजनैतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, भारत में राजनैतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। बताओ भाई जल्दी से बताओ। संविधान सर्वोच्च है, इसी के अधीन सब हैं बच्चे। संसद हम ही लोग मिल के मिलाते हैं बेटा। राज्यपाल नियुक्त होता है तो हम भारत के लोग बच्चे, यानी हम लोग अर्थात जनता। भारत देश में सभी शक्तियों का केंद्र कौन है, जनता है सर यहां पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वास्तविक कार्यपालिका कौन है। अब संसदीय तंत्र की बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया बच्चे, बी ऑप्शन स्वतंत्र है, न्यायपालिका है हमारी, कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है बच्चे संघ का मंत्रिपरिषद, और इसी मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो पीएम होता है। कौन होता है, पीएम होता है। और डी ऑप्शन वैसे गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, वास्तविक की बात किया था यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बच्चे, किस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है? धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है बच्चे। 97 के बाद ये 98 होगा बेटा। किस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है? आपको पता है धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? धर्म की स्वतंत्रता है बच्चे 25 से लेकर 28, और 28 ही तो धार्मिक शिक्षण संस्थान की बात करता है। अगर स्कूल निजी क्षेत्र का है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और अगर स्कूल बच्चे राज्य द्वारा वित्त पोषित है तो पर्टिकुलर एक धर्म के लिए कार्य नहीं करेगा। तो यहां पर जो आर्टिकल हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो आर्टिकल होगा 28। कौन सा होगा? 28। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? यानी इन चारों में से कौन ऐसा था बेटा जो संविधान निर्माण के समय नहीं था? स्वतंत्रता था, क्षमता था, न्याय भी था बच्चे, समाजवादी शब्द वहां पर नहीं था बच्चे। तो समाजवादी शब्द आया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था? यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और वही जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था बच्चे, गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कैनिंग है। बताओ जल्दी से सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा नॉट, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिक, और यही बंगाल का भी अंतिम गवर्नर जनरल था। और फिर ये कहाँ का बन गया? भारत में, जब 1833 एक्ट के तहत बच्चे क्या कर दिया गया था? केंद्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बच्चे, बस आज तक इतना ही क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन के करीब आपका हो गया। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। चलो बच्चे, बाय बाय, टेक केयर बेटा। और सारे लोग शुभ संडे मनाओ अपना, और पढ़ाई करते रहो बच्चे। और जितने भी बच्चों का क्वेश्चन अच्छा हुआ है ये जरूर मैसेज करना कि कैसे कितने क्वेश्चन आज आपके गलत हुए बच्चे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, बाय।